हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एपीओ और पीसीएसजे और यूपी एपीओ और बिहार एपीओ और झारखंड एपीओ उत्तराखंड एपीओ में एविडेंस का बहुत महत्वपूर्ण और अहम रोल होता है, जिससे तकरीबन 25 से 30 क्वेश्चन आते हैं। तो आज हम सभी आपको एविडेंस के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि एपीओ की वैकेंसी अभी आने वाली है, तो उसके लिए हम पहले से प्रिपेयर हो जाएं। इसलिए हम आपको आज भारतीय साक्षर अधिनियम 1872 का पहला वीडियो जो दे रहा हूं, जो सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 3 तक है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारतीय साक्षर अधिनियम जो हमारा है वो 3 पार्ट और 11 अध्याय में है। पहला जो पार्ट है हमारा एविडेंस का, वो है तथ्यों की सुसंगति, जिसे हम इंग्लिश में कहें तो रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट। ये जो इसमें सब 2 अध्याय हैं, 1 और 2। जो पहला अध्याय हमारा वो एक है प्रिलिमिनरी प्रारंभिक, जो सेक्शन 1 से लेकर 4 तक है, और दूसरा अध्याय जो है हमारा तथ्यों की सुसंगत के विषय में है, जो धारा 5 से लेकर 55 तक है। और ये धारा एविडेंस में 5 से 55 बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शन के अंतर्गत आती है। दूसरा अध्याय जो है, दूसरा पार्ट है जो हमारा भाग है सबूतों के विषय में, और इसमें 4 अध्याय हैं, जो अध्याय 3, 4, 5 और 6 को कवर करता है। अध्याय 3 में कहा गया है तथ्य जिनका साबित किया जाना आवश्यक नहीं है, जो धारा 56 से और 58 के बीच है। और हमारा अध्याय 4 है जो मौखिक साक्ष्य के विषय में है, यह धारा 62 और 60 को कवर करती है। अध्याय 5 जो है दस्तावेजी साक्ष्य के विषय में कहा गया है, जो धारा 61 से लेकर 90 का तक बताया गया है। और अध्याय 6 की बात करें तो दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा मौखिक साक्ष्य के अपवर्जन के विषय में बताया गया है, जो धारा 91 से लेकर 100 तक की है। अगर हम वैसे देखें तो भाग 3 के बारे में, तो साक्ष्य का पेश किया जाना और प्रभाव भाग 3 कहता है। इसमें अगर हम देखा जाए तो 5 सेक्शन को कवर करता है, जो हमारे साक्ष्य अधिनियम का सबसे बड़ा भाग भी है कहा जाए तो। ये अध्याय 7 है। अध्याय 7 की बात करें तो ये सबूत के भार के विषय में बात करता है, जो धारा 101 से 114 का तक बताता है। और अध्याय 8 की बात करें तो विबंध स्टॉपेल बात करता है, जो धारा 115 से लेके 117 की बात करता है। और अध्याय 9 की बात करें तो अध्याय 9 हमारा साक्षियों के विषय में बात करता है, जो धारा 108 से 134 के बारे में बताता है। और अध्याय 10 साक्षियों की परीक्षा के विषय में धारा 135 से 166 के बारे में बात करता है। अगर हम देखें अध्याय 11 साक्ष्य के अनुचित ग्रहण और अग्रहण के विषय में बताता है, और अध्याय 11 ही सबसे छोटा अध्याय हम मान सकते हैं, और ये कहा भी जाता है। अब स्टॉपेल के बारे में कभी कभी क्वेश्चन ये बन जाता है कि किस अध्याय में कौन सा सेक्शन कौन सा है और कौन से पार्ट में कितने सेक्शन हैं। तो हम स्टॉपेल के बारे में ज़्यादा जानकारी रखेंगे, क्योंकि स्टॉपेल कई बार पूछा गया किस अध्याय में है और किस पार्ट में है। तो हमारी अगर देखा जाए तो साक्ष्य अधिनियम में तक कुल 3 अध्याय और 167 धारा है, और 3 पार्ट 11 अध्याय और 167 धाराएं हैं। अगर हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम के प्रवर्तन की बात करें तो ये 1 सितंबर भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 1 के अनुसार यह 1 सितंबर 1872 को साक्ष्य अधिनियम प्रवर्तन में आया। अगर हम इसके पहले कुछ चीज़ें और हम जानकारी ले लेते हैं। जैसे कि हम कहें तो भाग 1 उद्देशिका और की बात करें तो ये एक्ट नंबर जो हमारा साक्ष्य अधिनियम का है, एक्ट नंबर 1 है,
और उद्देशिका की बात करें तो उद्देशिका हमारी ये बताती है कि साक्ष्य की विधि के समेकन, परिभाषा और संशोधन करना समाचीन है, अतः एतद् द्वारा यह निम्नलिखित रूप में अधिनियमित किया जाता है। ये कभी कभी दोस्तों ये जो हमारा दिया गया है ये हमारी उद्देशिका की बात करें तो उद्देशिका का जो ये दिया गया है पार्ट, यही उद्देशिका हमारा दे के पूछ लेता है कि कौन सा साक्ष्य अधिनियम का उद्देश्य क्या है, सीधा सीधा यही दे देता है। और ये 3 जो जहाँ समाचीन तक लाइनें हैं ये हमको याद रखनी है, यही इतना दे देता है और ये पूछ लेता है कि इसका उद्देश्य क्या है, और इसमें थोड़ा सा परिवर्तन कर देता है। तो उसके बाद हम बात करें तो भाग 1 की बात करें, तथ्यों की सुसंगति के बारे में बात करता है। अध्याय 1 जो हमारा 1 से लेकर 4 तक बताता है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के विधेयक का प्रारूप सर जेम्स स्टेफन के द्वारा तैयार किया गया था। इसको आप मोटा मोटा जानते रहिए, हम अपने बेयर एक्ट में लिख रखे हैं और आप भी अपने बेयर एक्ट में ऐसा लिख सकते हैं। इससे हमें सरसरी निगाह से देखना होता है कि क्या कौन सा फैक्ट किस में क्या है, तो हमें याद रहता है कि हमारा क्या है। और भारतीय साक्ष्य अधिनियम एक प्रक्रिया विधि है। साक्ष्य विधि के साक्ष्य के विधिक नियम शामिल हैं। इसमें यह भी पूछा जाता है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम के कौन से नियम शामिल हैं। 1 सितंबर 1872 को यह लागू हुआ। भारतीय साक्ष्य अधिनियम के 1872 के कुल 3 भाग, 11 अध्याय और 167 धाराएं हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 1 की बात करें तो इसके संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ की बात की गई है। यह अधिनियम भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 कहा जा सकेगा। इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है। अभी जो हमारा बेयर एक्ट है वो पुराना बेयर एक्ट है। अभी हम अपने बेयर एक्ट के अनुसार ही पढ़ेंगे। कुछ अभी जो जैसा कि हम जम्मू कश्मीर को शामिल अभी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर में भी ये लागू हो चुका है अभी, क्योंकि हमारा जो है जम्मू कश्मीर वो केंद्र शासित राज्य बन चुका है। यह अगर इसके विस्तार की बात करें तो संपूर्ण भारत पर है और यह किसी न्यायालय में या की समझ की जिसके अंतर्गत आर्मी एक्ट 44 तथा 45 के नेवल डिसिप्लिन एक्ट और इंडियन नेवी एक्ट और एयरफोर्स एक्ट के अधीन संयोजित सेना न्यायालय से भिन्न सेना न्यायालय आते हैं। समस्त न्यायिक कार्रवाइयों को लागू है, किंतु न तो किसी न्यायालय या ऑफिसर की समक्ष पेश किए गए शपथ पत्रों को लागू है और न किसी मध्यस्थ के समक्ष कार्रवाइयों पर। अगर हम बात करें तो कि अगर हम इसकी टिप्पणी देखते हैं तो टिप्पणी से हमें सीधे 2 चीज़ निकलता है, पॉजिटिव और निगेटिव। निम्नलिखित 7 विषयों के अतिरिक्त सभी न्यायिक कार्रवाइयों पर साक्ष्य विधि लागू होती है। आप इस जो 7 विषय बताए गए इनको याद रखिए। ये हमेशा पूछा जाता है कि साक्ष्य विधि लागू नहीं होती है या साक्ष्य विधि लागू होती है। तो साक्ष्य विधि न्यायिक कार्रवाइयों पर लागू होती है, किस पर लागू नहीं होगी। साक्ष्य अधिनियम अगर बात करें तो पहला अगर बात करें तो साक्ष्य विधि आर्मी एक्ट, नेवल डिसिप्लिन एक्ट, इंडियन नेवी एक्ट और एयरफोर्स एक्ट शपथ पत्रों पर लागू नहीं होती, मध्यस्थ की कार्रवाइयों पर लागू नहीं होती है। और न्यायिक कार्रवाई पद की परिभाषा के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा I या J को देखें। अगर अभी पिछली बार यूपी एपीओ 2018 में पूछा गया था कि ये जो सेक्शन 2 है, धारा 2 है, ये कब निश्चित किया गया था। सेक्शन 2 हमारा जो निश्चित किया गया था ये 1938 में निश्चित किया गया था। इसको हमको याद रखना है कब निश्चित हुआ था हमारा। और निर्वाचन खंड की देखें तो बात करें तो निर्वाचन खंड इस अधिनियम में निम्नलिखित शब्दों और पदों को निम्नलिखित भावों में प्रयोग किया गया जब तक इसके संदर्भ में तत्प्रतिकूल आशय प्रतीत न हो। अगर धारा हम 3 में परिभाषित सब तथ्यों को देखें तो इसमें कुल मिला के 10 ऐसे फैक्ट हैं जो परिभाषित किए गए हैं। पहला न्यायालय, दूसरा तथ्य, तीसरा सुसंगत, चौथा विवादक तथ्य, 5वां दस्तावेज, 6वां साक्ष्य और 7वां साबित, 8वां न साबित,
न साबित, और 9वां साबित नहीं हुआ, और 10वां भारत। ये है 2 चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। साक्ष्य को परिभाषित किया गया है धारा 3 में, ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि यूपी एपीओ में 2018 में ये सवाल पूछा गया था और इसमें थोड़ा सा फैक्ट करके दे दिया गया था और इसे पूछा गया था। और हम बात करें अब से न्यायालय में, न्यायालय के अंतर्गत आता है। अगर न्यायालय के अंतर्गत देखें तो न्यायालय शब्द के अंतर्गत सभी न्यायाधीश और मजिस्ट्रेट तथा मध्यस्थों के सिवाय साक्ष्य लेने के लिए वैध रूप से प्राधिकृत सभी व्यक्ति आते हैं। ये है। अगर हम न्यायालय, कभी कभी क्वेश्चन ये बताता है न्यायालय में शामिल है कौन कौन सा चीज़, ये पूछ लेता है। अगर हम देखें तो साक्ष्य लेने के लिए वैध रूप से प्राधिकृत सभी व्यक्ति आते हैं, ये चीज़ आप नोट करके रखिएगा। ये हमने झारखंड एपीओ में देखा था, ये क्वेश्चन आया हुआ था। उसके बाद देखें तथ्य से अभिप्रेत है। तथ्य से अभिप्रेत क्या है? तथ्य से अभिप्रेत है और उसके अंतर्गत आती हैं। नंबर 1 बात करें, ऐसी कोई वस्तुओं की अवस्था या वस्तुओं का संबंध जो इंद्रियों द्वारा बोधगम्य हो, या 2 कोई मानसिक दशा जिसका भान किसी व्यक्ति को हो। अगर हम तथ्य के बारे में बात करें तो ये सीधा तथ्य के बारे में क्वेश्चन बनता है कि इनमें से कौन सा तथ्य है। यही इलस्ट्रेशन दृष्टांत आप याद रखिएगा। ये दृष्टांत आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये दृष्टांत पहला का हमारा दृष्टांत कहता है यह कि अमुक स्थान में अमुक क्रम से अमुक पदार्थ व्यवस्थित है, एक तथ्य है। और यह कि किसी मनुष्य ने कुछ सुना या देखा, एक तथ्य है। ग कहता है यह कि किसी मनुष्य ने अमुक शब्द कहे, एक तथ्य है। और घ हमारा ये कहता है कि यह कि कोई मनुष्य अमुक राय रखता है, अमुक आशय रखता है, सद्भावपूर्वक जो आईपीसी के सेक्शन 52 में परिभाषित है। यह कपटपूर्ण कार्य करता है या किसी विशिष्ट शब्द को विशिष्ट भाव में प्रयोग करता है, या उसे किसी विशिष्ट संवेदना का भान है, या किसी निर्दिष्ट समय में था, एक तथ्य है। और रा की बात करें तो यह कि किसी मनुष्य की अमुक ख्याति एक तथ्य है। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंस बन जाता है। पीटी एग्जाम में सीधा यही इलस्ट्रेशन पूछ लिया जाता है। अब सुसंगत तथ्य के बारे में बात करें। सुसंगत तथ्य, एक तथ्य दूसरे तथ्य से सुसंगत कहा जाता है जबकि तथ्यों की सुसंगति से संबंधित इस अधिनियम के उपबंध में को निर्दिष्ट प्रकारों में से किसी भी प्रकार से वह तथ्य उस दूसरे तथ्य से सशक्त हो। इसकी परिभाषा जो दी गई है यही हूबहू परिभाषा पूछ ली जाती है। आधी परिभाषा यही लिख के आयोग पूछ लेता है कि सुसंगत किसे कहेंगे। इस सुसंगत को आप ध्यान में रखिएगा। और सुसंगत से सवाल हमेशा बनते रहते हैं। सुसंगत और विवादक तथ्य। विवादक तथ्य की बात करें तो हम विवादक तथ्य से अभिप्रेत है और उसके अंतर्गत आता है ऐसा कोई भी तथ्य जिस अकेले ही से या अन्य तथ्यों के संसंग में किसी ऐसे प्रकार दायित्व या निर्योग की जिसका किसी वाद या कार्रवाई में प्रख्यान या प्रत्याख्यान किया गया है, अस्तित्व, अनस्तित्व, प्रकृति या विस्तार की उत्पत्ति अश्वमेय होती है। अगर स्पष्टीकरण से इसको हमारे ज़्यादा समझ में आएगा तो हम स्पष्टीकरण को देखते हैं। जब कोई न्यायालय विवादक तथ्य को सिविल प्रक्रिया से संबंधित किसी तथ्य तत्समय प्रवृत्ति विधि के उपबंधों के अधीन अभिलिखित करता है, तब ऐसे विवादक के उत्तर में जिस तथ्य का प्रख्यान या प्रत्याख्यान किया जाना है वह विवादक तथ्य है। अगर हम दृष्टांत को देखें तो दृष्टांत से हमारा स्पष्टीकरण हो जाएगा। आप देखिए, खा की हत्या का अभियुक्त है। खा की हत्या का अभियुक्त है। उसके विचारण में निम्नलिखित तथ्य विवादक तथ्य हो सकते हैं। उसके विचारण में निम्नलिखित तथ्य विचारण में हो सकते हैं।
आप देखेंगे यहाँ पे, यह कि का ने खा की मृत्यु कारित की। यह विवादक तथ्य हो सकते हैं। यही 3-4 पॉइंट आप याद रखेंगे और ये 3-4 पॉइंट आपको बहुत ही एग्ज़ाम में देखने को बहुत बार देखने को मिलेंगे। इससे ज़्यादा बाहर कुछ भी नहीं आता है। यह कि का ने खा की मृत्यु कारित की, एक विवादक तथ्य। दूसरा है खा, यह कि का आशय खा की मृत्यु कारित करना था। तीसरा है यह कि का को खा से गंभीर और अचानक प्रकोपन मिला था। चौथा, यह कि का की मृत्यु कारित करने का कार्य करते समय चित्त विकृति के कारण उस कार्य की प्रकृति जानने में असमर्थ था। दस्तावेज की बात करें तो दस्तावेज हमारा ये दस्तावेज है। दस्तावेज आईपीसी में सेक्शन 29 में परिभाषित है। यहाँ पे आई सेक्शन 3 में परिभाषित है। दस्तावेज से ऐसा कोई विषय अभिप्रेत है जिसको किसी पदार्थ पर अक्षरों, अंकों या चिन्हों के साधन द्वारा या उनमें से एक से अधिक साधनों द्वारा अभिव्यक्त या वर्णित किया गया है, जो उस विषय के अभिलेखन के प्रयोजन से उपयोग किए जाने की आशायित हों या उपयोग किया जा सकता है। अगर हम दस्तावेज की दृष्टांत को देखें, लेख दस्तावेज है, मुद्रित, शिला मुद्रित या फोटो चित्रित शब्द दस्तावेज है। दस्तावेज से दोस्तों बहुत सवाल बनता है। दस्तावेज को दे देता है सीधा सीधा कि इनमें से कौन सा दस्तावेज है। ये धातु पट्टा या शिला पर उत्कीर्ण लेख दस्तावेज, ये आप इसको आप याद रखिएगा। ये बनता सवाल है। ये एक उपसंख्यान से भी सवाल बनता है। ये आप एकदम याद रखिएगा, इससे सवाल बनना ही बनना होता है। और साक्ष्य की बात करें तो एविडेंस में कभी कभी पूछ लिया जाता है, इनमें से कौन परिभाषित नहीं है, कौन परिभाषित है। तो भारतीय साक्ष्य में अधिनियम धारा 3 में साक्ष्य को परिभाषित किया गया है। साक्ष्य शब्द से अभिप्रेत है और उसके अंतर्गत आते हैं। नंबर 1, वे सभी कथन जिसके जांच अधीन तथ्य के विषय के संबंध में न्यायालय अपनी साक्षियों द्वारा किए जाने की अनुज्ञा देता है या अपेक्षा करता है, ऐसे कथन मौखिक साक्ष्य कहलाते हैं। नंबर 2, न्यायालय के निरीक्षण के लिए पेश की गई सब दस्तावेजें जिनमें इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख शामिल हैं। मौखिक साक्ष्य को भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 में परिभाषित किया गया है। ऐसे दस्तावेजी साक्ष्य कहलाते हैं। हम कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या मौखिक साक्ष्य को धारा 3 में परिभाषित किया गया है कि नहीं किया गया है। ये लेकिन दोस्तों ये जो हम एक पढ़ते हैं, ये स्पष्ट कर देता है कि ऐसे कथन मौखिक साक्ष्य कहलाते हैं। ये हम मान लेते हैं कि मौखिक साक्ष्य में परिभाषित किया गया है। ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, जो हमने लिखा भी है, कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आया भी हुआ है। अब हम बात करते हैं साबित और न साबित, साबित नहीं हुआ। साबित की बात करें तो कोई तथ्य साबित हुआ कहा जाता है जब न्यायालय अपने समझ के विषयों पर विचार करने के पश्चात या तो विश्वास करे कि उस तथ्य का अस्तित्व है या उसके अस्तित्व को इतना अधिसंभाव्य समझे कि उस विशिष्ट मामले की परिस्थिति में किसी प्रज्ञावान व्यक्ति को इस अनुमान पर कार्य करना चाहिए कि उसे तथ्य का अस्तित्व है। ये साबित हुआ कहा जा सकता है। और न साबित हुआ की बात करें तो कोई तथ्य न साबित की बात करें, साबित और न साबित में अब बहुत कन्फ्यूजन रहता है दोस्तों, इस पर आप स्पष्ट कर लीजिएगा। इसका एक्सप्लेनेशन में अभी आपको पीटी पॉइंट से मैं बता रहा हूँ। जब इसका हम और डीपली पढ़ेंगे तो आपको मेंस पॉइंट से हम थोड़ा सा आपको जानकारी देंगे। न साबित की बात करें तो कोई तथ्य न साबित कहा जाता है जब न्यायालय अपने समक्ष विषयों पर विचार करने के पश्चात या तो यह विश्वास करे कि उसका अस्तित्व नहीं है या उसके अनस्तित्व को इतना अधिसंभाव समझे कि उस विशिष्ट मामले की परिस्थितियों में किसी प्रज्ञावान व्यक्ति को इस अनुमान पर कार्य करना चाहिए कि उस तथ्य का अस्तित्व नहीं है। और साबित नहीं हुआ की बात करें तो कोई तथ्य साबित नहीं हुआ कहा जाता है जब वह ना तो साबित किया गया है और ना साबित किया गया है। भारत में बात करें तो अभी भारत की आप जान लीजिए, भारत से जम्मू कश्मीर राज्य के सिवा भारत के राज्य क्षेत्र अभिप्रेत है। अब जम्मू कश्मीर को भी शामिल कर लिया गया है भारत में, ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे टिप्पणी हम देख लेते हैं थोड़ा सा। न्यायालय कोड, न्यायालय संबंध में न्यायालय
शब्द में निम्नलिखित सम्मिलित हैं: सभी न्यायाधीश, सभी मजिस्ट्रेट, साक्ष्य लेने के लिए वैध रूप से प्राधिकृत व्यक्ति, जैसा कि हम आपको ऊपर बता चुके हैं। और फिर न्यायालय शब्द की परिभाषा पूर्ण नहीं है। यह परिभाषा केवल साक्ष्य विधि पर लागू होती है। भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता 1973 पर लागू नहीं है। तथ्य की बात करें तो तथ्य निम्नलिखित दो प्रकार के होते हैं: भौतिक तथ्य और मानसिक तथ्य। भौतिक तथ्य वे तथ्य होते हैं जो इंद्रियों द्वारा बोधगम्य होते हैं, और जैसे चाकू, बंदूक, खून लगा कपड़ा आदि। जबकि मानसिक तथ्य से वे तथ्य होते हैं जिनका केवल एहसास किया जा सकता है, बल्कि उन्हें इंद्रियों द्वारा बोधगम्य नहीं बनाया जा सकता है। जैसा कि काक की हत्या करने किसने की, यह तथ्य की खा उसे काक को कल खोज रहा था, एक मानसिक तथ्य है। अगर कुछ हमारे विद्वानों की परिभाषा के बारे में बात करें तो पेटन के अनुसार तथ्य कच्चा पदार्थ है जिसके आधार पर विधि निश्चित अधिकारों एवं कर्तव्यों का सृजन करती है। और दूसरा सुसंगत की बात करें, सुसंगत तथ्य, सुसंगतता के दो अर्थ होते हैं: संबंधित और ग्राह्य। स्टीफन के अनुसार सुसंगति का अर्थ है घटना का कार्य और कारण रूप में संबंध। यह संबंध धारा 5 से लेके 55 के अनुसार होना चाहिए, जैसा कि धारा 24 का संबंध धारा 28 से है। विवादक तथ्य से अभिप्राय ऐसा है जैसे नंबर 1, ऐसे तथ्य जो विवादित हों और जिनके आधार पर वाद का निर्णय आधारित हो। और 2, ऐसे तथ्य जो किसी अधिकार या दायित्व का आवश्यक तथ्य हो। नंबर 3, विवादक तथ्य को प्रमुख तथ्य भी कहा जाता है। तथ्य वे किसी विधिक कार्रवाई के मेरुदंड होते हैं जो न्यायालय द्वारा अभियोजन के आधार पर विरचित किए जाते हैं। दस्तावेजी साक्ष्य हिंदू लॉ में भी बात किया गया है, सेक्शन 21 और सब क्लास सी में हमने छोटा सा लिख रखा है। जैसा कि हम थोड़ा सेक्शन को अपने कोरिलेट करने की बात करते हैं, कोरिलेट्स करके पढ़ते हैं। यहाँ पे मैं ज़्यादा कुछ लिख नहीं पा रहा हूँ, इसलिए कि अभी हम इस पे लिखेंगे तो थोड़ा सा दिक्कत होने लगता है, तो इसलिए मैं आपको इस पे एक स्पष्टीकरण के तौर पे बता रहा हूँ प्रीपान से। दस्तावेज सामान्य रूप से हिंदी, अंग्रेजी आदि भाषाओं में कागज के पन्ने पर लिखी गई कोई बात दस्तावेजी कहलाती है। किंतु इस धारा के अनुसार कोई भी बात, चाहे वह कागज पर अथवा पत्थर पर अथवा लकड़ी पर अथवा किसी अन्य चीज़ पर शब्दों, चित्रों अथवा अन्य प्रतीकों के द्वारा अंकित हो, दस्तावेज कही जाएगी। अतएव पेड़ पर लिखा गया नंबर, अंगूठी पर अंकित नाम, झंडे पर बना निशान साक्ष्य विधि के अंतर्गत आता है। और एक दस्तावेज के लिए जो कुछ भी आवश्यक है वह यह है कि उनका एक व्यक्ति द्वारा दूसरे के विरुद्ध उपयोग में लाए जाने का आशय होना चाहिए। साक्ष्य धारा 3 में दी गई साक्ष्य की परिभाषा के अनुसार गवाहों के कथन और दस्तावेज साक्ष्य शब्द में शामिल है। जब न्यायालय किसी तथ्य को शपथ पत्र पर साबित करने का निर्देश नहीं देता है तो वह साक्ष्य नहीं होता है। निर्मल बनाम हरि सिंह का वाद था, AIR 2000 का। साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत शपथ के कथन साक्ष्य नहीं है। सुधा देवी बनाम रामपी नारायणन 1988 के बाद में कहा गया था, लेकिन उनका साक्ष्य उपयोगी CPC की आदेश 19 दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 295 और 96 के अंतर्गत किया जा सकता है। अगर साबित के कुछ उदाहरण को हम देखें तो यदि आ बा पर 500 रुपये के लिए दावा करता है और बा कहता है कि उसने रुपया लौटा दिया, जिसके सबूत में यह आ द्वारा लिखित एक पत्र साबित करता है जिसमें रुपया प्राप्त होना आ ने स्वीकार किया, और न्यायालय रुपया लौटाने के तथ्य पर विश्वास करता है, और यदि विश्वास नहीं करता है तो एक प्रज्ञावान बुद्धिमान व्यक्ति की तरह रुपये का लौटाया जाना संभाव्य समझता है, तो यह कहा जाएगा कि रुपये का लौटाया जाना साबित हुआ। जब न्यायालय एक तथ्य को शपथ पत्र पर साबित करने के लिए नहीं कहता, वहाँ यह साक्ष्य नहीं है। विश्वनाथ बनाम अब्दुल्ला के बाद में कहा गया था।